खसूसी तौर पर चार्टर्ड किए गए जहाज में इमरान के साथ जोलिया और उसके साथी मौजूद थे। जोसेफ और जवाना भी उनके साथ थे। उन्हें परवाज़ करते हुए कई घंटे गुजर चुके थे और अब वो पाकेशिया पहुंचने के करीब थे। सारे रास्ते माहौल पर सोगवारियत तारी रही थी। गो इमरान ने मुसलसल शगुफ्ता बातें करके इस सोगवारियत को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यूं लगता था जैसे वो सब हंसना भूल चुके हों। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे यूं लगता है कि जैसे माजूर मैं नहीं तुम लोग हुए हो। अब ज़िंदगी इसी का नाम है। इसके बावजूद मैं अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ, इमरान ने कहा। तुम जो मर्जी आए कहते रहो इमरान, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमारे दिल टुकड़े हो चुके हैं। हम तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाएं? जोलिया ने धीमे से लहजे में कहा। तुम मेरे जैसे दिल की बात कर रही हो, जबकि मेरे पास तो सिरे से दिल ही नहीं है। न जाने कब का जालिम भटक कर किसी के पास पहुंच चुका है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहतर है तुम खामोश रहो, जोलिया ने बजाय मुस्कुराने के बेइख्तियार चिल्लाते हुए लहजे में कहा। देखो जोलिया, कोई आदमी कभी नागज़ीर नहीं होता। ये तो माजूरी है। मैं किसी भी लम्हे हलाक हो सकता हूँ या मर भी सकता हूँ। किसी आदमी के मर जाने से इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने जिससे जितना काम लेना होता है वो ले लेता है और बस। इसलिए इस तरह मुंह लटकाने और अफसरदा होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना ही पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो खुशी है कि मेरे साथी अभी ज़िंदा हैं, इसलिए पाकेशिया सीक्रेट सर्विस अभी ज़िंदा है और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी अभी ज़िंदा हूँ और आज खुद हरकत नहीं कर सकता। तुम लोगों को हरकत में तो ला सकता हूँ, इमरान ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। जब वो वक्त आएगा देखा जाएगा, अभी हमें कुछ ना कहो, जोलिया ने जवाब दिया और इमरान तनवीर की तरफ मुड़ गया, जो साइड सीट पर बैठा किसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम तो अमली आदमी हो, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मैं अमली आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिल और खोपड़ी में दिमाग भी है। मैं चाहे तुमसे लाख लड़ता रहूं, लेकिन इतना मैं भी जानता हूं कि जो कुछ तुम हो वो कोई और कभी नहीं हो सकता, तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया तो इमरान उसके खलूस पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, मेरा ख्याल ये है कि आप इस सिलसिले में कोई रूहानी इमदाद हासिल करें, अचानक सफदर ने कहा। मेरी रूह तो माजूर नहीं हुई जो मैं रूहानी इमदाद लूँ, इमरान ने तरक्की बेतरक्की जवाब दिया। नेक लोगों की दुआओं में बड़ी तासीर होती है इमरान साहब। अल्लाह ताला की उन पर नजर करम होती है, सफदर ने कहा। होती है, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत बरहक है, वरना तो दुनिया में कोई माजूर नजर ना आता। बहरहाल मैं फिर भी नाउमीद नहीं हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसी तरह की बातों में वक्त गुजरता चला गया। हत्ता के पायलट ने पाकेशिया दारुल हुकूमत के रनवे पर तैयारे की लैंडिंग का ऐलान कर दिया और सब संभल कर बैठ गए और उन्होंने बेल्ट्स बांधना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद तैयारा लैंड कर गया और कुछ देर बाद वो सब इमरान समेत नीचे उतर चुके थे। इमरान खसूसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और फिर उस व्हील चेयर समेत वो खसूसी वैगन में बैठा और फिर उन्हें एक तरफ बने हुए पब्लिक लाउंज में लाया गया। ज़रूरी मराइल से गुजरने के बाद जब वो एयरपोर्ट के पब्लिक हॉल में पहुंचे तो वहां सीक्रेट सर्विस के बाकी अरकान टाइगर समेत मौजूद थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आज मुझे अपनी अहमियत की सही मायनों में एहसास हुआ है। यहाँ तो सब पहुंचे हुए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बारी बारी सबने इमरान की तीमारदारी की और उसकी माजूरी पर अफसोस का इजहार किया। इमरान साहब, अब आप कहाँ जाएंगे? फ्लैट पर या राना हाउस में? सफदर ने पूछा।
सुलेमान एयरपोर्ट पर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि उस तक ये खबर नहीं पहुंची, और उस तक नहीं पहुंची तो अम्मा बी और डैडी तक ये खबर नहीं पहुंची। और मेरे लिए सबसे बड़ा मरला अम्मा बी और डैडी का इस हालत में सामना करना है। इसलिए फ़िलहाल राना हाउस में जाऊंगा ताकि वहां रहकर मैं अम्मा बी और डैडी को सब्र और बर्दाश्त करने के लिए किसी तरह तैयार कर सकूं। इमरान ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब इमरान समेत राना हाउस पहुंच गए। जोलिया ने वहां चीफ को अपनी आमद से मुतला किया तो चीफ ने उन सबको अपने अपने फ्लैट पर जाने के अहकामात दे दिए और फिर एक एक करके सब दोबारा आने का कहकर राना हाउस से चले गए। अलबत्ता जोसेफ और जवाना तो जाहिर है वहीं रहते थे और टाइगर वहीं रह गया था। उसने ना ही जाने के लिए इजाजत मांगी थी और ना ही इमरान ने उसे जाने के लिए कहा था। टाइगर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जाकर डैडी से मिलो और उन्हें इस तरह मेरी माजूरी के बारे में बताओ कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर जाएं? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, सर अब्दुर्रहमान तो मर्द हैं और फिर वो मिजाज के भी सख्त हैं। वो तो बहरहाल उसे बर्दाश्त कर ही जाएंगे। मसला तो आपकी अम्मा बी का है। मुझे तो हौल आ रहा है कि जब उन्हें आपके बारे में इल्म होगा तो उनका क्या हाल होगा। टाइगर ने आहिस्ता से कहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि डैडी से बात करो, डैडी ही अम्मा बी को संभाल लेंगे। इमरान ने कहा। बॉस, आप जैसे हुक्म दें। वैसे अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, वरना प्रोफेसर फाजिल का नजरिया तो दुरुस्त था। मुझे 100% उम्मीद थी कि काम बन जाएगा, लेकिन टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। प्रोफेसर फाजिल ने कोशिश की थी? क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? कैसी कोशिश? कौन है ये प्रोफेसर फाजिल? इमरान ने चौंक कर पूछा। तो टाइगर ने होटल में सदीकी और दूसरे साथियों से मुलाकात से लेकर प्रोफेसर फाजिल के कार से टकराने और फिर उनकी रहायशगाह पर जाने से लेकर उनके तजर्बे की नाकामी की सारी तफसील बता दी। फारकोट रेस? ओह ओह, फारकोट रेस से आसाब में तहरीक। क्या वाकई प्रोफेसर ने ऐसा महलूल तैयार किया हुआ है जो फारकोट रेस के मुज़र असरात से इंसानी जिस्म को बचा लेता है? इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा। जी हाँ, बल्कि उस महलूल का तजर्बा तो कामयाब था, लेकिन टाइगर ने जवाब दिया। ओह ओह, मुझे फौरन प्रोफेसर साहब के पास ले चलो, अभी और इसी वक्त। जल्दी करो, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला फजल करेगा। इमरान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन प्रोफेसर फाजिल का तजर्बा तो नाकाम हो गया है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मुझे उनसे मिलवाओ। फारकोट रेस को बड़ी ताकतवर रेस में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ प्रोफेसर फाजिल से मिलने के बाद ही होगा। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लेता हूँ, बल्कि अगर आप चाहें तो आप उनसे फोन पर बात कर लें। टाइगर ने जवाब दिया। तुम उनसे सिर्फ इजाजत लो, बातचीत ज़बानी होगी, फोन पर नहीं हो सकती। इमरान ने कहा। फिर इजाजत क्या लेनी है? वो इंतहाई शफीक बुजुर्ग हैं, उन्होंने इनकार तो नहीं करना। बराह रास्त वहीं चले चलते हैं, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, महज़ब अंदाज यही है कि पहले उनसे इजाज़त ली जाए। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया। टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और फिर एक तरफ रखे हुए फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज।
राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी, प्रोफेसर फाजिल की रिहाइशगाह का नंबर चाहिए। टाइगर ने कहा तो चंद लम्हे ठहर कर दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। टाइगर ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठा लिया। जब टून आ गई तो उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी, आजम बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही प्रोफेसर फाजिल के मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी, आजम, मैं अब्दुल अली बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर साहब का शागिर्द जो बंदर और खरगोश लाया था। टाइगर ने अपनी शनाख्त कराते हुए कहा, जी साहब, मैं पहचान गया। जी साहब, मैं पहचान गया हूँ आपको, फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रोफेसर साहब से बात कराओ, इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। टाइगर ने कहा, जी अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, प्रोफेसर फाजिल बात कर रहा हूँ। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर साहब की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, प्रोफेसर साहब, मैं अब्दुल अली बोल रहा हूँ। सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं अब्दुल अली बोल रहा हूँ। मेरे बॉस अली इमरान साहब पाकेशिया पहुँच गए हैं। मैंने उनसे आपके तजर्बे की बात की है तो वो फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें लेकर आपकी रिहाइशगाह पर हाजिर हो जाऊं? टाइगर ने पूछा। वो उस तजर्बे के सिलसिले में मिलना चाहते होंगे, लेकिन तुमने उन्हें बताया नहीं कि तजर्बा तो नाकाम हो गया है, प्रोफेसर ने कहा। मैंने उन्हें बताया है, लेकिन उनका कहना है कि फारकोट रेज की ताकत बढ़ाई जा सकती है। वो इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं, टाइगर ने कहा। फारकोट रेज की ताकत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर तो मेरा मैलोल मुकाबला न कर सकेगा, प्रोफेसर ने कहा। वो खुद आपसे इस सिलसिले में तफसील से बात करना चाहते हैं। प्लीज प्रोफेसर साहब, टाइगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। मैं तो खुद उनसे मिलने का शायक हूँ। तुम उन्हें लेकर फौरन आ जाओ, मैं उनका खुश दिली से इस्तकबाल करूँगा, प्रोफेसर ने हंसते हुए जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, हम हाजिर हो रहे हैं, टाइगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा और खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। चलिए बॉस, उन्होंने इजाज़त दे दी है, टाइगर ने रिसीवर रखकर इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। जोसेफ को बुलाओ, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इमरान खुद ही व्हील चेयर चलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सॉरी, असल में मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस के लिए माजरत चाहता हूँ। यस बॉस, बरामदे में पहुंचकर जोसेफ ने इमरान से कहा। जोसेफ, बड़ी वैगन गैराज से निकालो और मुझे व्हील चेयर समेत उसमें सवार करा दो। मैं टाइगर के साथ उसके उस्ताद से मिलने जा रहा हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि इस मुलाकात के बाद जरूर अल्लाह ताला फजल करेगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से मुड़ गया। टाइगर इमरान की व्हील चेयर के पीछे आकर उसे धकेलता हुआ पोर्च में ले आया। पोर्च में जवाना भी मौजूद था। मुझे जोसेफ ने बताया है मास्टर, मैं भी साथ चलूं, जवाना ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम यही रहो। हो सकता है कि चीफ का फोन आ जाए तो तुम उन्हें बता देना कि मैं टाइगर के उस्ताद प्रोफेसर फाजिल के पास गया हूँ, इमरान ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। और सुनो, अगर डैडी या अम्मा भी या सुलेमान का फोन आए तो उन्हें मेरी हालत के मुतालिक कभी कुछ न बताना।
इमरान ने जवाना को मजीद हदायत देते हुए कहा। यस मास्टर, जवाना ने जवाब दिया। उसी लम्हे जोसेफ एक बड़ी सी वैगन चलाता हुआ उसे पोर्च में ले आया और फिर जोसेफ और जवाना दोनों ने मिलकर इमरान को व्हील चेयर समेत वैगन में सवार कराया। टाइगर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि जोसेफ इमरान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वैगन राना हाउस से निकलकर उस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें प्रोफेसर फाजिल की रिहाइशगाह थी। थोड़ी देर बाद वैगन कोठी के गेट के सामने पहुंचकर रुक गई और टाइगर ने नीचे उतरकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद साइड फाटक खुला और आजम बाहर आ गया। फाटक खोलो आजम, वैगन अंदर ले जानी है, टाइगर ने आजम से मुखातिब होकर कहा। जी साहब, आजम ने सलाम करते हुए कहा और वापस मुड़ गया। टाइगर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और टाइगर वैगन अंदर ले गया। पोर्च के बाहर ही उसने उसे रोका और फिर जोसेफ और टाइगर वैगन से नीचे उतरे और उन्होंने मिलकर इमरान की व्हील चेयर वैगन से नीचे उतारी। उसी लम्हे प्रोफेसर फाजिल भी शायद वैगन की आवाज सुनकर बाहर बरामदे में आ गए थे। टाइगर ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। प्रोफेसर साहब ने सलाम का जवाब दिया और इमरान की तरफ बढ़ आए। सलाम दुआ के बाद वो उन्हें सिटिंग रूम में साथ ले आए। वह व्हील चेयर जोसेफ धकेलता हुआ ले आया था। जोसेफ, तुम बाहर वैगन के पास ठहरो, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। तुमसे मिलकर मुझे अब एहसास हो रहा है इमरान बेटे कि मेरा शागिर्द अब्दुल अली क्यों तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन था। वैसे मैंने अपनी सी कोशिश कर ली है, लेकिन शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था। वैसे अब्दुल अली ने मुझे बताया है कि तुमने फारकोट रेस को ताकतवर करने की बात की है, तो मैंने अब्दुल अली को भी बताया था और तुम्हें भी बता रहा हूं कि मैंने जो मैलोल तैयार किया है वो फारकोट रेस की एक हद तक ताकत पर तो काम करता है, उससे ज्यादा पर नहीं करता। और वैसे भी रेस जिस कदर भी ताकतवर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी आइडिया तो बहरहाल वो ही रहेगा, प्रोफेसर फाजिल ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। प्रोफेसर साहब, आपने फारकोट रेस के मुज़िर असरात दूर करने के लिए जो मैलोल तैयार किया है उसका बुनियादी जुज मेरे ख्याल के मुताबिक आसो सेम ही होगा, इमरान ने कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल यही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हो गया? ये मैलोल तो मैंने 4 साल की लगातार मेहनत और तजर्बे से तैयार किया है और अभी मेरे अलावा और किसी को इसका इल्म नहीं है, प्रोफेसर फाजिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर ने जब मुझे बताया तो मैं समझ गया कि इस मैलोल में क्या जुज़्व हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर ने? टाइगर कौन? प्रोफेसर ने चौंककर हैरत भरे लहजे में कहा। आपके शागिर्द अब्दुल अली को हम प्यार से टाइगर कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रोफेसर बेख्तियार हंस पड़े। ओह, अजीब नाम है। बहरहाल ये तो तुम्हारी बेपनाह जहानत है कि तुम सिर्फ मैलोल की खसूसियात सुनकर उसके अहम जुज़ को समझ गए। तुम्हारी इसी बात ने तो तुम्हारी कदर मेरे दिल में और बढ़ा दी है कि तुम साइंस पढ़े हुए हो, प्रोफेसर ने कहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ज्यादा तो नहीं, अलबत्ता साइंस का तालिब इल्म जरूर हूं। सर, इमरान साहब MSc DSc ऑक्सन हैं, टाइगर ने बड़े फखरिया लहजे में कहा तो प्रोफेसर साहब बेख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे। ओह ओह,
DSC, ओह ओह, फिर तो तुम साइंस के डॉक्टर हुए, प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। इल्म का कोई भी शोबा हो, महारत का दावा कोई नहीं कर सकता। बहरहाल अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। मेरी ये हालत भी इस साइंस की वजह से हुई है। मुखालिफ मुझसे एक फार्मूले में पेश आने वाली साइंसी उलझन दूर कराना चाहते थे। उनके ख्याल के मुताबिक मैं उनका काम करने की बजाय उनकी कैद से निकल भी सकता था। इसलिए उन्होंने मेरे निचले दाढ़ में CCM का इंजेक्शन लगा दिया। आप उस्ताद हैं और मेरे दिल में हमेशा उस्तादों की इज्जत रही है, और मेरे दिल में हमेशा इज्जत के साथ साथ उस्तादों की बेहद कदर रही है। आप सिर्फ ये बता दें कि आपने बंदर पर तजर्बा के लिए फारकोट रेज की किस ताकत को आजमाया था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। 3x, प्रोफेसर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपके तैयार करदा मैलोल में आपने आसोसिम की 11x ताकत इस्तेमाल की है, इमरान ने कहा। हाँ बिल्कुल यही ताकत। लेकिन क्या तुम फारकोट रेज के बारे में जानते हो, प्रोफेसर ने कहा। जी हाँ, अच्छी तरह। बहरहाल आपकी ये मैलोल वाली इजाद वाकई काबिल कदर है, इस तरफ किसी का जहन नहीं गया। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर आसोसेम के साथ प्रयाक्सम की आधी मिकदार शामिल कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि मैलोल फारकोट रेज की 8x ताकत के मुज़िर असरात भी रोक सकता है, इमरान ने कहा। प्रयाक्सम, प्रोफेसर ने आंखें बंद करके बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने एक झटके से आंखें खोल दी। ओह ओह, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मेरा तो ज़हन ही उस तरफ नहीं गया था। बिल्कुल तुमने दुरुस्त बात की है, लेकिन फारकोट रेज की 8x ताकत तो तुम्हारे असाब को वैसे ही फाड़ कर रख देगी, प्रोफेसर ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन अगर फारकोट रेज के साथ कॉक्सम रेज को शामिल कर दिया जाए तो मुझे यकीन है कि फिर ऐसा नहीं होगा और CCM का जोर भी तोड़ा जा सकता है। फारकोट रेज के बारे में मेरे जहन में ये ख्याल आया था, लेकिन उसके मुज़िर असरात की वजह से मैंने उसका ख्याल छोड़ दिया था। लेकिन टाइगर ने जब बताया कि आपने ऐसा मैलोल दरियाफ्त किया है जो उसके मुज़िर असरात को रोक सकता है, तो मेरे जहन में फौरन ये सारी बातें आ गईं और मुझे अल्लाह ताला के करम से उम्मीद पैदा हो गई कि CCM का तोड़ तलाश किया जा सकता है, इमरान ने कहा। ओह ओह, एक मिनट, तुम तो हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। एक मिनट, मुझे सोचने दो, एक मिनट, प्रोफेसर ने इस बार कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। उनके चेहरा मुसलसल रंग बदल रहा था। हाँ, वाकई बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, बहुत खूब, वाकई ऐसा हो सकता है। यह तो दुनियाई साइंस की इंतहाई हैरत अंगेज कार्रवाई होगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसका तजर्बा किया जाना चाहिए, प्रोफेसर ने यकलख्त आंखें खोलकर तकरीबन चीखते हुए कहा। उनका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और आमतौर पर धुंधली नजर आने वाली आंखों में यकलख्त बेपनाह चमक उभर आई। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला फजलो करम करेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अजीम हो इमरान, तुम अजीम हो, तुम वाकई अजीम जहन के मालिक हो, इंतहाई अजीम जहन के। खुदाया ऐसे अजीम जहन के मालिक पर मेहरबानी कर दे, प्रोफेसर ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़े हुए। दूसरा बंदर मौजूद है, मैं उस पर तजर्बा करता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। नहीं प्रोफेसर साहब, ये तजर्बा बराह रास्त मुझ पर होगा, इमरान ने कहा। लेकिन ये तजर्बा नाकाम भी हो सकता है
اور اس قدر طاقتور ریز کے تجربہ کی ناکامی تمہاری موت کی صورت میں بھی نکل سکتی ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ویسے موت زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ پروفیسر صاحب آپ مجھ پر ہی تجربہ کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر بندر پر ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ پروفیسر نے کہا، بندر کی جسمانی خلیات اور انسان کی جسمانی خلیات میں بے حد فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ڈارون کی اس تھیوری پر یقین نہیں رکھتا کہ انسان کا مورث اعلیٰ بندر تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آؤ۔ پروفیسر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اس تہہ خانے میں پہنچ گئے جہاں پروفیسر نے لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ پروفیسر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ساتھ ساتھ عمران سے مشورہ بھی کرتا جا رہا تھا، جبکہ ٹائیگر ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ عبدالعلی، عمران صاحب کو اس میز پر لٹا دو، پروفیسر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ پروفیسر نے جب ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کو وہیل چیئر سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر لادا اور پھر اسے اس میز پر لٹا دیا جس کی طرف پروفیسر نے اشارہ کیا تھا۔ پروفیسر نے اپنا تیار کردہ محلول عمران کے بازو میں انجیکٹ کر دیا، اور چند لمحوں بعد ہی عمران کا پورا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، وہ محلول کے اثر سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس کی پتلون اتار دو، پروفیسر نے ٹائیگر سے کہا، تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر پروفیسر کے حکم کی تعمیل کی۔ اب عمران صرف زیر جامہ میں میز پر لیٹا ہوا تھا۔ پروفیسر نے گھڑی دیکھی اور پھر لیمپ اٹھا کر اس نے اس کے میٹر کو ایڈجسٹ کیا۔ وہ دوسری ریز جو باس نے بتائی تھی وہ شامل ہیں ان کے ساتھ؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، پروفیسر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ لیمپ اس میز پر رکھا جس پر عمران لیٹا ہوا تھا، اور الماری کی طرف مڑ گئے۔ انہوں نے الماری میں سے پہلے کی طرح 2 اینکیں نکالیں اور پھر ایک اینک ٹائیگر کی طرف بڑھا دی، اور دوسری اینک انہوں نے خود پہن لی، اور پھر انہوں نے لیمپ کی مکھیوں کے چھتے جیسے شیڈ کو عمران کی ٹانگوں کی طرف ایڈجسٹ کیا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ شیڈ میں سے اس بار نارنجی رنگ کی لہریں سی نکلی اور عمران کی ٹانگوں پر پڑنے لگیں۔ پروفیسر صاحب مسلسل ریز کو عمران کی دونوں ٹانگوں پر کولے سے لے کر پیروں تک ڈالتے رہے۔ پھر اچانک ریز نکلنا بند ہو گئیں تو پروفیسر صاحب نے ایک طویل سانس لیا، لیمپ کو واپس اس پہلی میز پر لے جا کر رکھ دیا جس پر وہ پہلے موجود تھا، اور پھر اینک اتار دی۔ ٹائیگر نے بھی اینک اتار دی۔ انسان کے بس میں جو کچھ تھا وہ کر دیا گیا ہے، اب نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آؤ، پروفیسر نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹائیگر نے میز پر بے ہوش پڑے ہوئے عمران پر ایک نظر ڈالی اور پروفیسر صاحب کے پیچھے چلتا ہوا سیٹنگ روم میں آ گیا۔ تمہارے لیے جوس منگواؤں یا چائے پیو گے؟ پروفیسر نے کہا۔ جو مرضی آئے منگوا لیں سر، باہر جوزف بھی موجود ہے، اسے بھی بھجوا دیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تجربہ کامیاب رہے گا؟ ٹائیگر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، اس بار مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت امید ہے، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔
प्रोफेसर साहब ने आजम को बुलाकर जूस लाने के लिए कहा और साथ ही बाहर मौजूद जोसेफ को भी जूस देने की हिदायत कर दी। इस बार टाइगर के लिए 1 घंटा गुजारना पहले से भी ज्यादा कठिन साबित हुआ, लेकिन जाहिर है उसे बहरहाल ये वक्त गुजारना था। 1 घंटा हो गया है प्रोफेसर साहब, टाइगर ने बेचैन से लहजे में कहा। हाँ आओ, प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और फिर वो दोनों चंद लम्हों बाद तहखाने में पहुंच गए, जहां इमरान उसी तरह मेज पर बेहोश लेटा हुआ था। इसे पतलून पहना दो, प्रोफेसर ने उस अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसमें मैलोल का असर खत्म करने वाली बोतल मौजूद थी। और टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए इमरान की पतलून उठाई और उसने उसे पहनाना शुरू कर दी। पतलून पहनाकर उसने बेल्ट लगाई और फिर पीछे हट गया। प्रोफेसर ने हाथ में पकड़ी हुई शीशी का ढक्कन खोला और शीशी का दहाना इमरान की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद बोतल हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे एक तरफ मेज पर रख दिया। चंद लम्हों बाद इमरान के ऊपर वाले जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो टाइगर ने होंठ भींच लिए। उसकी नजरें इमरान के निचले धड़ पर जमी हुई थी, लेकिन वो धड़ उसी तरह बेहिस्सो हरकत था। प्रोफेसर के भी होंठ भिंचे हुए थे। थोड़ी देर बाद इमरान की आंखें एक झटके से खुल गईं। क्या हुआ? क्या तजर्बा हो गया है? पूरी तरह होश में आते ही इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो एक झटके से उठकर बैठ गया। हाँ, तुम क्या महसूस कर रहे हो? प्रोफेसर ने कहा। फिलहाल तो मेरी टांगें वैसे ही बेहिस्सो हरकत हैं, इमरान ने कहा तो टाइगर का चेहरा स्याह पड़ने लगा। प्रोफेसर के चेहरे पर भी मायूसी के तसरात उभर आए। इमरान ने एक नज़र उन दोनों के चेहरों को देखा और उसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। क्या हुआ? आप लोग इस तरह मायूस क्यों हो गए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या करें, कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही, प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जबकि टाइगर ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। प्रोफेसर साहब, टाइगर की बात दूसरी है, लेकिन आप तो फारकोट की माहियत को अच्छी तरह समझते हैं। बज़ाहिर तो वाकई तजर्बा नाकाम नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस तजर्बे के मुकम्मल होने में एक स्टेप रह गया है, इमरान ने कहा तो प्रोफेसर चौंक पड़े। टाइगर भी गर्दन मोड़कर हैरत से इमरान को देखने लगा। कौन सा स्टेप? प्रोफेसर ने चौंक कर पूछा। आपने कॉक्सम रेज को फारकोट रेज के साथ शामिल किया है और कॉक्सम रेज ने फारकोट रेज की ताकत को संभाल लिया है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कॉक्सम रेज के असरात जब तक जिस्म में मौजूद हैं उस वक्त तक फारकोट रेज के असरात अपनी कुव्वत से काम नहीं कर सकते। कॉक्सम रेज जहां फारकोट रेज की ताकत को बढ़ाती है वहां उन्हें मुंजमद भी कर देती है, इमरान ने कहा। लेकिन 1 घंटा गुजर चुका है, इस दौरान तो फारकोट रेज को अपना काम कर देना चाहिए था, प्रोफेसर ने हैरानगी से कहा। 1 घंटे में ये रेज आसाब के अंदरूनी खुलियात तक पहुंच जाती है, और अकेली फारकोट रेज तो यकीनन काम कर चुकी होती, लेकिन उनके साथ कॉक्सम रेज भी हैं, इमरान ने कहा। तो फिर किस तरह होगा? मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही, प्रोफेसर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कोई पेन किलर इंजेक्शन आपके पास तो होगा, वो लगा दें, वो फौरी काम करेगा, वरना टाइगर से कहें वो जाकर बाजार से खरीद लाएगा, इमरान ने कहा। मेरे पास मेडिकल बॉक्स है, उसमें मौजूद है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा अगर है तो लगा दें, फिर सही नतीजा सामने आएगा।
इमरान ने कहा तो प्रोफेसर साहब सर हिलाते हुए एक तरफ रखी हुई लोहे की बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अलमारी खोली और उसके हिसाब से निचले बड़े खाने में मौजूद मेडिकल बॉक्स को बाहर निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक सिरिंज निकाली जो भरी हुई थी, लेकिन सुई पर कैप चढ़ा हुआ था। मेरे पास ये है, प्रोफेसर साहब ने सिरिंज लाकर इमरान को दिखाते हुए कहा। ठीक है, इसे मेरे कूल्हे में इंजेक्ट कर दें, इमरान ने कहा तो प्रोफेसर साहब ने सुई से कैप हटाई और फिर पतलून पर से ही सुई उन्होंने कूल्हे में उतार दी और सिरिंज में मौजूद मेलोल आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट कर दिया। जब सिरिंज में मौजूद तमाम मेलोल जिस्म इंजेक्ट हो गया तो उन्होंने सुई वापस खींची और खाली सिरिंज एक तरफ रखी हुई टोकरी में उछाल दी। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, फिर नतीजा सामने आ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वाकई 10 मिनट भी पूरी तरह ना गुजरे थे कि अचानक इमरान की दोनों टांगें उस बुरी तरह खुद ब खुद हिलने लगीं जैसे उन्हें अचानक लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो या उनमें रेशा की बीमारी का खौफनाक हमला हो गया हो। इमरान का चेहरा बेपनाह तकलीफ से बिगड़ सा गया, लेकिन उसके होंठ पिंचे हुए थे। तकलीफ लम्हा बेलम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी। फिर अचानक इमरान का पूरा जिस्म पसीने से भीगता चला गया, हत्ता कि उसकी पतलून भी भीग गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेशा कम होने लग गया और उसके साथ ही इमरान का तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ चेहरा भी नॉर्मल होने लग गया। फिर ये रेशा बिल्कुल ख़त्म हो गया और इमरान ने अपनी दोनों टांगों को हरकत दी तो वो बिल्कुल उस तरह हरकत करने लग गईं जैसे वो कभी मफलूज ही ना हुई हों। इमरान मेज से नीचे उतर आया और एक बार तो वो लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। प्रोफेसर और टाइगर दोनों सख्ते के से आलम में खड़े हुए नजर आ रहे थे कि इमरान अचानक फर्श पर ही सजदे में गिर गया। खुदाया, तू वाकई रहमान और रहीम है, ये सिर्फ तेरी रहमत है, इमरान के मुंह से मुसलसल निकल रहा था। और फिर टाइगर को भी जैसे होश आ गया, वो भी बेख्तियार वहीं फर्श पर ही सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तू वाकई कादरे मुतलक है, प्रोफेसर साहब के मुंह से बेख्तियार निकला और दूसरे लम्हे उन्होंने बुढ़ापे के बावजूद इस तरह रोना शुरू कर दिया जैसे वो बच्चे हों। सीसीएम का तोड़ मिल गया, सीसीएम का तोड़ मिल गया, या अल्लाह तूने मुझे सुरखरू कर दिया, तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, प्रोफेसर ने कहा। उसी लम्हे टाइगर और इमरान दोनों उठे तो प्रोफेसर साहब बेख्तियार आगे बढ़कर इमरान से लिपट गए। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो, तुम वाकई अजीम ज़हन के मालिक हो, अल्लाह ताला तुम्हें हर आफत से बचाए, प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर साहब, मैं नहीं, आप अजीम हैं, आपने मेरी खातिर जो कुछ किया है मैं उसके लिए हमेशा आपका ममनून रहूँगा, इमरान ने कहा तो प्रोफेसर ने उसे छोड़ा और दूसरे लम्हे वो टाइगर से बेख्तियार चपट गया। तुम मेरे शागिर्द हो, तुमने मुझे एक मौका दिया है एक अजीम दरियाफ्त का, तुम्हारा शुक्रिया बेटे, प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, आप पूरे पाकेशिया के मोहसिन हैं, टाइगर ने कहा। और फिर प्रोफेसर के अलहदा होते ही वो बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और इमरान से लपट गया। बॉस, अल्लाह ताला का करम हो गया है, बॉस, अल्लाह ताला का करम हो गया है, आप ठीक हो गए हैं बॉस, टाइगर के मुंह से बेख्तियार निकला और उसके साथ ही उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का दरिया बह निकला। ये सब अल्लाह ताला का करम है जिसने तुम्हें वसीला बना दिया, अगर तुम प्रोफेसर साहब से ना मिलते तो ये आइडिया शायद ही मेरे जहन में आता।
इमरान ने उसे थपकी देते हुए कहा। फिर वो टाइगर से अलहदा होकर दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ करने लगा। इन तीनों के चेहरे अपनी अपनी जगह मुसर्रत से तमतमा रहे थे। इमरान कमरे में घूमने लगा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे सदियों के बाद चल रहा हूँ। खुदाया तेरा शुक्र है, इमरान ने कहा। अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? कोई तकलीफ, कोई मसला? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। वैसे जब फारकोट रेस का असर शुरू हुआ तो खुदा की पनाह इस कदर खौफनाक तकलीफ मेरे रेशे रेशे में फैलती चली गई कि बस अल्लाह ताला ने ही मुझे हिम्मत दी कि मैं उसे बर्दाश्त कर गया। बहरहाल इस तकलीफ का अंजाम बहुत खुशगवार है, बहुत पुरलुत्फ, और ये सब अल्लाह ताला का बेपाया करम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तीनों खुशी से तमतमाते हुए चेहरों समेत तहखाने से बाहर सिटिंग रूम में आ गए। आप इस पर मुकाला तैयार करें प्रोफेसर साहब। मैं आपके इस मुकाले को बैनुल अक़वामी साइंस कॉन्फ्रेंस में पेश करने के इंतजामात कराऊंगा। इस तरह ना सिर्फ आप साइंस की दुनिया में अमर हो जाएंगे बल्कि पाक एशिया की भी इंतहाई इज्जत अफजाई होगी, इमरान ने प्रोफेसर से मुखातिब होकर कहा। लेकिन इमरान बेटे, असल फार्मूला और असल काम तो तुमने किया है, प्रोफेसर ने कहा। नहीं प्रोफेसर साहब, बुनियाद आपका तैयार करदा वो मैलोल बना है। उस मैलोल के बगैर तो फारकोट रेस के इंसानी जिस्म पर इस्तेमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। और प्रोफेसर के चेहरा और ज्यादा खिल उठा। उसी लम्हे जोसेफ भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। गुड गॉड बॉस, आप ठीक हो गए? ओह ओह, विच डॉक्टर शमूली की रूह ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, जोसेफ ने इमरान के सामने झुकते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें किसने बताया है कि मैं ठीक हो गया हूँ? तुम तो बाहर थे और टाइगर भी बाहर नहीं गया, यही मौजूद है, इमरान ने हैरान होते हुए कहा। बॉस, मुझे अजीम विच डॉक्टर शमूली की रूह ने बताया है। मैंने उसे दरख्वास्त की थी कि वो आपको ठीक करने में मदद करे और उसने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। गुड गॉड, जोसेफ ने इंतहाई मुसरत से लरजते हुए लहजे में कहा। शुक्रिया जोसेफ, तुम लोगों की यही मोहब्बत और खलूस ही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है, इमरान ने जोसेफ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। तो जोसेफ का जिस्म मुसरत की शिद्दत से बिल्कुल उसी तरह कांपने लगा जैसे इमरान की टांगें फारकोट रेस के असरात से कांपी थीं। अब हमें इजाज़त दें प्रोफेसर साहब, फिर इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, इमरान ने प्रोफेसर से कहा। और फिर प्रोफेसर से इजाज़त लेकर वो वैगन में बैठकर उनकी रहायशगाह से बाहर आ गए। सबसे पहले डैडी की कोठी पर चलो, मैं अम्मा बी को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई है, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। तो क्या आप अम्मा बी को बताएंगे कि आप माजूर हो गए थे? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक दवा की वजह से मैं आर्जी तौर पर माजूर हो गया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम कर दिया। मैं अम्मा बी के सामने झूठ नहीं बोल सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, आप मुझे राना हाउस ड्रॉप कर दें तो मैं जवाना को बताऊं कि किस तरह विच डॉक्टर शमूली ने बॉस को ठीक कर दिया है, जोसेफ ने कहा। तुम्हारे विच डॉक्टर शमूली ने सिर्फ दुआ की होगी, शफा देना अल्लाह का काम है, इमरान ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही हुआ होगा बॉस,
اسی لیے تو میں گڈ گاڈ کہہ رہا ہوں۔ جوزف نے معصوم سے لہجے میں کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے ٹائیگر، جوزف کو رانا ہاؤس ڈراپ کر دو، بلکہ ایسا کرو کہ پہلے رانا ہاؤس چلو تاکہ یہ ویگن بھی وہیں چھوڑ دیں اور وہاں سے کار لے لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ویگن رانا ہاؤس کے پورچ میں جا کر رکی اور عمران بجائے ویل چیئر کے خود ہی ویگن سے اترا تو جوانہ کا چہرہ مسرت کی شدت سے بے اختیار لرزنے لگا۔ اوہ اوہ تھینک گاڈ ماسٹر، آپ ٹھیک ہو گئے؟ اوہ اوہ کس قدر خوشی کا لمحہ ہے، جوانہ نے مسرت سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکریہ جوانہ، تمہارے ان پرخلوص جذبات کا بے حد شکریہ، یہ تم لوگوں کی پرخلوص دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سن لی ہیں، عمران نے جوانہ کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور جوانہ کا مسرت سے تمتماتا ہوا چہرہ اور کھل اٹھا۔ جوزف، تم ویگن کو اس کے خصوصی گیراج میں کھڑی کر دو۔ جوزف، تم ویگن کو اس کے مخصوص گیراج میں کھڑی کر دو اور کار تیار کرو۔ میں چیف کو فون کر کے آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جوزف، جوانہ اور ٹائیگر تینوں ایسی نظروں سے عمران کو اپنے قدموں پر چلتا ہوا دیکھ رہے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو پہلی بار اپنے قدموں پر چلتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ عمران نے سٹنگ روم میں آ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران بول رہا ہوں چیف، میری معذوری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی ہے، اس لیے اب میں ایک بار پھر آپ سے چیک وصول کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے دور ہوئی ہے؟ ایکسٹرو کی اس طرح جذبات سے آری سرد آواز سنائی دی۔ معذوری مونس تھی چیف، اس لیے میں نے جیسے ہی اسے شادی کا پیغام دیا وہ بھاگ گئی، کہہ رہی تھی کہ تم سے تو تمہارا چیف بہتر ہے جو میری اس طرح قدر کرتا ہے کہ دانش منزل سے باہر ہی نہیں جاتا، ایک تم ہو کہ مارے مارے پھر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال میری طرف سے مبارک قبول کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ شکر ہے اس پتھر کے منہ سے بھی مبارکباد کا لفظ نکلا، عمران نے دروازے کے قریب آ کر کہا جہاں جوانہ کھڑا ہوا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں ماسٹر؟ جوانہ نے چونک کر پوچھا۔ چیف کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھی مجھے مبارکباد دی ہے، وہ دی تو بڑے سخت لہجے میں ہے لیکن بہرحال یہی غنیمت ہے کہ مبارکباد کا لفظ تو نکلا اس کے منہ سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ بے اختیار ہنس پڑا اور عمران مسکراتا ہوا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔